स्टार्ट करते हैं रिपीटर। रिपीटर कंट्रोल बेसिकली क्या करता है कि ये भी आपको ग्रिड की तरह टेबुलर फॉर्मेट में दिखाता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। इसके लिमिटेशन ये है कि रिपीटर में आप पेजिंग एंड सॉर्टिंग नहीं कर सकते हो। जैसे ग्रिड में पेजिंग एंड सॉर्टिंग कर लेते थे ना हम लोग, रिपीटर में नहीं कर सकते हैं। ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, कुछ नोट्स लिखवा देते हैं रिपीटर के बारे में, फिर प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। रिपीटर control in ASP.NET using C#. The main use of, ऐसे लिख देते हैं, it is repeater control is the type of data control in ASP.NET. The main use of repeater control is for displaying a repeated list of items bound to the control. A repeater control is faster and lightweight for displaying data compared to a grid view or data grid. With the repeater control, we can display data in a custom format. यहाँ पे आप कस्टम फॉर्मेटिंग दे सकते हो। कस्टम फॉर्मेटिंग करने का मतलब कलर, फॉन्ट, साइज अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। ग्रिड की तरह नहीं है, ऑटो फॉर्मेट नहीं लेता। द मेन ड्रॉबैक ऑफ ए रिपीटर control is that it does not support paging and sorting. The repeater control has the following types of template fields. क्या क्या है उसको बुलेट मार्क कर देते हैं। आइटम टेम्पलेट, ये तो आपको ग्रिड में भी था, थोड़ा स्पेस दे के लिख देते हैं, ये तो ग्रिड में भी था। ऑल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट, ये शायद ग्रिड में नहीं था। तीसरा हेडर टेम्पलेट, ये तो वहाँ पे भी था। फुटर वहाँ पे भी था। सेपरेटर, ये जो है ना कुछ टेम्पलेट फील्ड्स हैं जो रिपीटर के साथ यूज होते हैं। इसमें आइटम टेम्पलेट का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताता हूँ आपको। द आइटम टेम्पलेट is useful for describing how each item will be rendered from the data source collection. Alternative item जो है the alternative item
template describe the markup for each item in the repeater control, but for the alternating items from the data source. Collection such as different color and styles in the repeater control. हेडर टेम्पलेट बिल्कुल वैसा ही जैसे ग्रिड में काम करता था. The header template is basically useful for displaying a header element for the data source collection. सेम उसी तरीके से फुटर एलिमेंट का यहाँ पे काम होगा. The footer collection useful for displaying a footer element for the data source collection. इसके बाद है separator element, separator template. The separator template describes or determines the separator element that separates each items. रिपीटर कंट्रोल को यूज करने के लिए मैं एक टेबल देख लेता हूँ एसक्यूएल सर्वर में. सबसे पहले न्यू क्वेरी करने के बाद डेटाबेस 1 को यूज कर रहा हूँ. इसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स. जिसमें स्टूडेंट आईडी है, नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंट है. ठीक है. मैं इस टेबल को रिपीटर के थ्रू यूज करना चाहता हूँ. आप किसी भी टेबल को कर सकते हैं. इस टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बताऊँ तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल टेबल है. डेटाबेस 1 के अंदर जाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट टेबल्स आपको मिल जाएगा. और फर्स्ट कॉलम आपका प्राइमरी की होगा, आईडी आइडेंटिटी नहीं है तो वैल्यू आपको यहाँ पे इसलिए मैंने डाल रखा है. और सबकी हमने डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एग्ज़ाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और डिपार्टमेंट, ये सब सारा कुछ फिलअप कर रखा है. अब ये रिकॉर्ड को मुझे रिपीटर पर डिस्प्ले कराना है. ठीक है. आप लोग भी एक टेबल ऐसे बना लेना. कोई भी टेबल कितने भी कॉलम्स के वो मैटर नहीं करता.
क्योंकि जब कंपनी में रिपीटर यूज़ होगा तब तो वहाँ पे ढेर सारा कॉलम होगा ही होगा। अभी चूँकि आपको सीखना है कि रिपीटर को कैसे चलाते, कैसे यूज़ करते, रिपीटर दिखता कैसे है, तो इसके लिए आप 5 या 6 10 कॉलम ले लेना, जितना भी लेना हो। तो इस डेटाबेस को मैं अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करा देता हूँ और इस टेबल को रिपीटर के लिए बाइंड करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा। सो लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो। यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। वेब एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं यूज़ रिपीटर। क्रिएट कर देते हैं। थोड़ी देर में इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा ये। इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ से जाके एक फॉर्म ले लेता हूँ। राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, और एक फॉर्म ले रहे हैं। और यहाँ पे एक हेडलाइन डाल देते हैं, यूज ऑफ रिपीटर कंट्रोल इन ASP.NET। ठीक है, अब यहाँ से ASP रिपीटर को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया ASP रिपीटर। ID इज इक्वल टू ले लेंगे रिपीटर, माई रिपीटर, या ठीक है माई रिपीटर ले लेते हैं। कुछ भी ID आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके अंदर आपको आइटम टेम्पलेट को लेना होगा और फिर इसके अंदर डिव आप ले लीजिए, डिव लीजिए या ना लीजिए, लेकिन टेबल तो लेना पड़ेगा। और टेबल के अंदर आपको TR लेना पड़ेगा, जैसे हम लोग टेबल वगैरह बनाते हैं सेम वैसे ही। फिर ऊपर में हमको टेबल हेडिंग यूज़ करना है, जहाँ पे लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, और वहाँ पे ID शो हो जाएगा। तो ID शो कराने के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज के साथ हैश यूज़ करेंगे और इवेल फंक्शन के साथ अपने कॉलम को एसोसिएट करा देंगे। तो हमारा कॉलम का नाम क्या है, फर्स्ट वाला SID, ब्रैकेट बंद कर देंगे, परसेंटेज से क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टूडेंट ID के लिए। यहाँ पे वही है AS_ID। अब हम आगे चलते हैं सेकंड रो में। इसमें TD लेंगे, स्टूडेंट नेम यहाँ पे TD डालेंगे और इसकी जो वैल्यू होगा ना वो कुछ इस प्रकार से आएगा, परसेंटेज डेलीमीटर के साथ हैश इवेल। ओवरऑल ये आपको जो है ना कॉलम के साथ एसोसिएशन करता है, नहीं कॉलम के साथ, कॉलम नेम के साथ आपकी फील्ड को बाइंड कर रहा है। बस इतना कर देने से डेटाबेस का कॉलम जो है ना, टेबल का कॉलम जो है आपके HTML टेबल के कॉलम के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, TD हमने बंद कर दिया। फिर से TR हमको लेना होगा, फिर TD भी लेना होगा। स्टूडेंट नेम के बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर का वैल्यू हम कहाँ से लेकर के आएंगे, परसेंटेज हैश इवेल डबल कोट AS_ रजिस्ट्रेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो है ना वही नाम होना चाहिए जो कॉलम का नाम है, ज़रा भी इधर उधर नहीं। मतलब कैपिटल स्मॉल तो चल सकता है, बट प्रॉपर नाम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है रजिस्टर नंबर लिखा है हमने, क्या रखा हमने, रजिस्टर नंबर। तो हमें रजिस्टर नंबर ही लिखना पड़ेगा, एस रजिस्ट्रेशन नहीं है। और स्टूडेंट_ नेम लिखा है तो यहाँ पे स्टूडेंट_ नेम लिखना होगा। जो टेबल में हम दिए हैं वही देना पड़ेगा, कुछ और नहीं दे सकते आप। रजिस्ट्रेशन
नहीं, रजिस्टर अंडरस्कोर नंबर है शायद, REGISTR अंडरस्कोर नंबर, रजिस्टर नंबर है। फिर डेट ऑफ बर्थ है, जिसकी वैल्यू हम TD में इस प्रकार से ले लेते हैं। D_O_B, ठीक है। चूँकि यही कॉलम का नाम है, यहाँ से एरर नहीं आना चाहिए। हैश नहीं लगाया मैंने, परसेंटेज के बाद हैश लगाना होता है तभी वेल काम करेगा। सिंटेक्स है। इसके बाद है डेट ऑफ एग्ज़ाम, इसके लिए भी हमें परसेंटेज हैश इवैल डेट ऑफ एग्ज़ाम देना होगा। फिर लास्ट में डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट लिख देंगे। तो टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स थे वो सारे कॉलम को हमने HTML टेबल के कॉलम के साथ एसोसिएट करवा दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है? आशिफ, अमित, मधु, ये सब सही लग रहा है? ये काम तो अपने ग्रिड में भी किया था जब आपको टेक्स्ट बुक के साथ एसोसिएशन करना था, हमने HTML टेबल के साथ किया है, क्योंकि रिपीटर में आपको कुछ ऐसा ही करके चलना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टेबल के आप सेल कलर क्या देना चाहते हो, बॉर्डर वगैरह कैसे देना चाहते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेबल को तो स्टाइलिंग करना आप लोग को आता ही है, तो हमने बाइंड करा दिया है। बस अब आपको कोड बिहाइंड पे एक लॉजिक लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए कोड बिहाइंड पे लॉजिक लिख देते हैं, कनेक्शन भी कर देते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ग्लोबल कनेक्शन करके दिखाऊंगा। चलिए ग्लोबल कनेक्शन कर देते हैं। web.config फाइल के अंदर गया और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, इसके नीचे हमने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड कर दिया और ऐड नेम इज इक्वल टू DBCS, दैट इज़ डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे डाल दिया हमने सर्वर का नाम HP, डेटाबेस का नाम डेटाबेस 1, and integrated security is equal to true। प्रोवाइडर नेम डालना है तो यहाँ पे डाल दीजिए system.data.sql client। ये होता है ना जी आसिफ, DBCS सर्वर डेटाबेस इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, प्रोवाइडर नेम डाल दिया। चलिए इसको कॉल कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पे ऑनलोड पे ही कॉल कर लेते हैं। ऑनलोड पे कॉल करने के लिए हमने व्यू एंड कोड में गया। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नेम स्पेस को इंपोर्ट करना होगा, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन को, फिर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा को, फिर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को। इतनी सारे नेम स्पेसेस हमें चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग कॉन स्ट्रिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को कॉल कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, DBCS। अब इसके बाद क्या करेंगे, SQL कनेक्शन को कॉल करेंगे
और यहाँ पे कौन str को पास कर देंगे। फिर इसके बाद SQL डेटा अडेप्टर को कॉल करेंगे और इसके अंदर हमें अगर प्रोसीजर बना दीजिए और नहीं तो डायरेक्ट कॉल कर दीजिए। टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट डिटेल्स 1 ही था ना। हाँ, कैपिटल स्मॉल का कोई पंगा नहीं है। और इसके बाद कौन को यहाँ पे पास करना होगा, और फिर डेटा टेबल को कॉल करेंगे। क्योंकि डेटा टेबल जो होता है ना सिंगल टेबल के लिए होता है। और इसके जो फिल मेथड होता है ना उससे हम क्या करेंगे कि डेटा अडेप्टर के रिकॉर्ड को डेटा टेबल में फिल करा देंगे। फिर रिपीटर का नाम हमने क्या रखा था, माई रिपीटर, उसके डेटा सोर्स में साइन कर देंगे जैसे आप लोग ग्रिड व्यू पे करते हो। यहाँ पे कोड सेम है, यहाँ पे कोड में कोई अंतर नहीं है। यही कोड तो हम लोग डेटा ग्रिड के लिए भी लिखते हैं। क्या जी आसिफ, ये कोड तो हम लोग ग्रिड व्यू के लिए भी लिखते हैं सेम ही, अगर डेटा डिस्प्ले कराना हो तो, है ना। रिपीटर में एडिट डिलीट का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये मत ढूंढने लगिएगा। रिपीटर का यूज़ देखिए किस लिए करते हैं, ताकि डेटा को रिपीटेड फॉर्म में अगर दिखाना हो, थोड़ा इसका अलग ही फॉर्म होता है, सबका व्यू अलग अलग होता है। आप लोग बबल इवेंट थोड़ा अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस, मतलब किसी कंट्रोल के अंदर अगर कोई कंट्रोल है तो उससे कैसे हैंडल करते हैं वो सब सारी चीज़ें। ये देखिए रिपीटेड फॉर्म में डिस्प्ले हुआ, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। ऐसा इसलिए दिखा ना क्योंकि हमने यहाँ पे TH में क्या रखा था, स्टूडेंट एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज यहाँ पे दे दिया था और आईडी यहाँ से डेटाबेस से आ रहा है। अगर इसकी कॉल स्पान में एंटर कर दूंगा ना यहाँ पे, तो देखिएगा क्या होगा। कॉल स्पान का मतलब क्या होता है आशिफ, बताएगा जी। कॉल स्पान कॉलम को मर्ज करता है। अब ठीक हो गया, ये स्टूडेंट 1 हो गया, ये स्टूडेंट 2 हो गया। क्या ऐसा आप ग्रिड के साथ दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते ऐसा ग्रिड से। ये रिपीटर का फंक्शनैलिटी है मधु, सुन रही मधु, यही है रिपीटर। रिपीटर कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसीलिए बता दिया मैंने कि आप लोग को 3D रे सब तो बता के ख़त्म करना ही है सेशन, लेकिन थोड़ा सा रिपीटर वगैरह भी बता दें। जब तक आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़िए, सीखने के लिए तो खैर कभी अंत ही नहीं होता कोई चीज़, जितना सीखोगे उतना ही कम है, ठीक है ना। लेकिन प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बनाओगे तो ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ा कम सीखने को मिलेगा, उतना ही नॉलेज होगा जितना हम डिलीवर करेंगे। प्रोजेक्ट बनाइएगा तो एक्स्ट्रा नॉलेज आएगा। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इस पर कितना एक्सप्लोर करते हो। ये तो जस्ट हमने एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि भाई रिपीटर वगैरह यूज़ करना हो तो ऐसे यूज़ कर लेना, और कुछ विशेष हमने नहीं किया है। वैसे जैसे आप लोग टेबल वगैरह बनाते आए शुरू से, उसी में क्या किया मैंने, डायरेक्ट कॉलम को इवेलुएट करा दिया और आइटम टेम्पलेट के अंदर रख दिया इसको। बस टेबल जैसे बनाते थे वैसे ही बनाया मैंने, कुछ विशेष तो नहीं है इसमें। रिपीटर बट आ गया है, रिपीटर कंट्रोल क्या है, डेटा कंट्रोल ही तो है। बट इसका लुक और ग्रिड का लुक दोनों में अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है। रिपीटर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब लिस्ट ऑफ आइटम्स को रिपीटेड फंक्शनलिटी में दिखाना हो। जैसे स्टूडेंट 1 रिपीटेड है, बार बार है, स्टूडेंट फिर स्टूडेंट 2 फिर 3, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, रिपीटेड फॉर्म में है। तो ऐसे करने का मतलब कि आप एक स्टूडेंट को दिखा लिया इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे यूज़ कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट डेटा कंट्रोल में, और अगर कुछ फॉर्म भी वगैरह बताना होगा तो बता देंगे।
बाकी ग्रिड तो आपको आता ही यूज़ करना, उसको और अच्छे से यूज़ करिएगा। ग्रिड के अंदर के टेक्स्ट बॉक्स, ग्रिड में आप लोग कैलेंडर लेना सीखो, ग्रिड में आप लोग फाइल अपलोड किए हो उसको 2-4-10 बार और प्रैक्टिस करो। वो सब चीज़ें प्रैक्टिस का है, समझ गए ना। ग्रिड के ऊपर कम से कम 1 सप्ताह कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। आप लोग सभी से बोल रहा हूँ, ग्रिड व्यू पे खास करके। जिसे आप कहते हैं कि हमें आ गया, वो भी अब सच पूछे तो अभी आया नहीं है आप लोग को, उसको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी डेली थ्योरी क्वेश्चन आंसर कर ही रहे हैं, वो एकदम कंटिन्यू रखिए और रेडी टू रिलोकेट रहिए, क्योंकि जॉब तो अभी आपके एरिया में है नहीं, दूसरे एरिया में जाना ही पड़ेगा। ये तो भाई करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे, या तो फॉर्म कंट्रोल्स बता देंगे और नहीं तो फिर 3 टियर आर्किटेक्चर्स को लेकर के अच्छे से समझा देंगे और आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाइए। और तो कोई दिक्कत नहीं है, कुकीज और सेशन वगैरह सब लेके प्रोजेक्ट बनाइएगा। कुकीज सेशन का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा प्रोजेक्ट में, लॉगिन टाइम पे कर लीजिएगा। रिमेंबर मी का ऑप्शन दे दीजिएगा चेक बॉक्स लगा करके, कि जब आप रिमेंबर क्लिक करेंगे तो यूज़र नेम दोबारा डालने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये ऐसा ही फंक्शन है, डू वांट टू सेव द पासवर्ड, येस और नो ऐसे करके दे देना। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।